आज हम लोगों का टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के वक्त भारतीय कृषि की क्या स्थिति थी? ब्रिटिश रूल के दौरान भारतीय कृषि के स्टैग्नेंट या स्थिरता के क्या कारण थे? दोनों स्थिति में आपको इन 5-7 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी, या इसको रेवेन्यू सेटलमेंट भी बोलते हैं, राजस्व व्यवस्था। आपको मालूम है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो आय का सरकार का मुख्य स्रोत था वो लगान था, यानी भूमि पर जो लगान वसूली होती थी वही ब्रिटिश सरकार के आय का मुख्य स्रोत था। अब अंग्रेजों ने यह सोचा कि भारत से लगान कैसे वसूला जाए, तो 1793 में एक व्यवस्था लागू किया गया जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अब एक बात और बता दें, पूरे भारत में उन्होंने 3 तरह की व्यवस्था रेवेन्यू सेटलमेंट की लगाई। पहले को हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। कब लगा, कितने भूभाग में लगा और इसके लगाने के पीछे क्या कारण है, इसका हम जिक्र थोड़ा करेंगे। तो मैंने बोला कि पहला हम डिस्कस करेंगे लैंड सेटलमेंट, भूमि बंदोबस्त या रेवेन्यू सेटलमेंट। क्या था अंग्रेजों के टाइम? तो मैंने जैसा बताया कि परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम अस्थाई बंदोबस्त, जो बहुत विवादास्पद रहा, आज भी आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण था। अब ये अस्थाई बंदोबस्त था क्या? सबसे पहले जब बंगाल, जो कि अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी, वॉरेन हेस्टिंग ने यह सोचा कि हमारे आय का कोई परमानेंट सोर्स हो, तो 1773 में उसने ऑक्शन के बेसिस पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया। अंग्रेज खुद कलेक्शन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें पैसा भी लगता और टाइम भी लगता, और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इस काम में वो खुद इन्वॉल्व हों। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में बंगाल में सबसे पहले ऑक्शन सिस्टम लागू किया, यानी बोली लगाई जाती थी। जमीन पर जो ज्यादा बोली लगाता था उसको जमीन का हक मिलता था, और फिर वो सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था। और ये व्यवस्था सरकार ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी, लेकिन सरकार की जो एक्सपेक्टेशंस थी इस ऑक्शन सिस्टम से वो पूरा नहीं हुआ। आगे चल के 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को वहां का गवर्नर जनरल बनाया गया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने लैंड सेटलमेंट की जो सिस्टम थी, वहां पे ऑक्शन की सिस्टम थी, उसको बदल के परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिसको हम बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसमें किया क्या उन्होंने, जो लैंड सरकार की थी वो जमींदारों को दे दिया गया। जमींदार उसको बेच सकते थे, जमींदार उसको ट्रांसफर कर सकते थे। शर्त ये थी कि जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देना है। अब शोषण कैसे शुरू हुआ? जब अंग्रेजों ने बंगाल, उड़ीसा, बनारस तक का जो एरिया था, ये पूरे भारत का 19% भाग पर परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने जमीन का हक, मालिकाना हक नवाबों को दिया, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को दिया, और वो लैंडलॉर्ड पर यह जिम्मेदारी थी कि जितनी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जितना प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्शन लैंडलॉर्ड लेगा, उसको उन्होंने कहा कि 1/11 हिस्सा तो लैंडलॉर्ड रख लेगा और 10/11 हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट में लगान निश्चित कर दिया गया, जिससे 10/11 हिस्सा सरकार का होगा, 1/11 हिस्सा जमींदार का होगा। जमींदार
इस टैक्स को बढ़ाते गए। किसान को मालूम था कि वो कितनी भी काम कर लेंगे, कितना भी उत्पादन कर लेंगे, उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार और इस जमींदारों के पास चला जाएगा, इसलिए उसको सुधार करने का कोई मौका नहीं था। इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी थी कि जमींदार को हर हालत में जो रेवेन्यू है वो जमा करना होता था। अगर क्रॉप्स फेल भी हो जाए, प्रोडक्शन ना भी हो, किसान को लैंडलॉर्ड को देना है, लैंडलॉर्ड को ब्रिटिश सरकार को जमा करनी पड़ती थी। जो नियम उन्होंने बनाया, जिसको हम बोलते हैं सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम का मतलब है लॉ ऑफ सनसेट, कि अगर जमींदार लैंडलॉर्ड एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त सनसेट से पहले अगर अपना रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करता, तो वो जमीन से उसका जो हक है वो सरकार वापस ले लेती थी। अब आप समझ सकते हैं कितना अत्याचार किया होगा। अगर क्रॉप्स फेल भी हो गया तो उसको आपको रेवेन्यू देना है, रेवेन्यू लैंडलॉर्ड अपने हाथ से देगा नहीं, उसके लिए प्रेशर, उसके लिए जो उत्पीड़न का कार्य है उस जो टेनेंट है, जो कल्टीवेटर है, उस पर करते थे। तो ये जो सिस्टम था इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। अब दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं तो वहां पर इस तरह के उत्तर भारत या पश्चिम बंगाल की तरह लैंडलॉर्ड नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े जमींदार नहीं थे। तो वहां पर यह पाया गया कि अगर हम परमानेंट सेटलमेंट अगर लागू करेंगे तो वहां की पूरी सिस्टम खत्म हो जाएगी। इसलिए 1820 में रीड और मुनरो ने यह डिसाइड किया कि वहां पर हम रैयत को ही, यानी रैयत यानी जो कल्टीवेटर है उससे ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं रैयतवाड़ी। और 1820 में इसको रैयतवाड़ी को लागू किया गया। रैयत यानी कल्टीवेटर से डायरेक्ट ही ब्रिटिश सरकार के पास रेवेन्यू जमा होनी थी, यानी कल्टीवेटर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट देयर रेवेन्यू। लगान उसको खुद ही देना पड़ता था, और लगान अलग अलग शासकों के वक्त अलग अलग हुआ करता था। 80% से लेके 50% अलग अलग वक्त में रहा है। अब आप समझ सकते हैं जो उत्पादक है वो 80%, 66%, कभी 40% भी रहा। तो जो 80% और 66% की जो ये या 50% जो प्रोडक्शन का हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था, इससे एक असंतोष फैलता था किसानों के बीच, और एक तरह से शोषण भी होता था, क्योंकि अगर वो जमा नहीं करते थे तो जमीन पर उनको मालिकाना हक से हटा दिया जाता था। यही स्थिति हम और ये भारत के 51% एरिया में कवर करता था। यानी जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो भारत के 51% हिस्से पर लागू था। शोषण का एक तीसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं महालवाड़ी सिस्टम। महाल का मतलब होता है गांव, विलेज, यानी एक पर्टिकुलर एरिया को हम रिस्पॉन्सिबल बना दिए। किसके लिए? वो पूरा विलेज, उस पूरे एरिया के लोग रिस्पॉन्सिबल है एज ए होल, नॉट एन इंडिविजुअल। एक व्यक्तिगत, जैसे रैयतवाड़ी में एक इंडिविजुअल जो टीलर है, जो कल्टीवेटर है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपना रेवेन्यू जमा करने के लिए। लेकिन महलवाड़ी में क्या था? महलवाड़ी में पूरे महल यानी पूरे गांव को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि समय से अपना रेवेन्यू सरकार के पास जमा करें। इसको लागू करने के लिए मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में लागू किया गया, और भारत के करीब 30% हिस्से पर इस महलवाड़ी को लागू किया गया था। अब ये सिस्टम जो था एक तरह से शोषण का स्रोत था, जिसके कारण किसान जो वास्तव में कृषि कर रहा है उस पर उसका मालिकाना हक नहीं था। जब अंग्रेज या लैंडलॉर्ड चाहते थे जमीन से हक छीन लेते थे। इसीलिए कभी भी कल्टीवेटर ये नहीं, उसके अंदर ये भावना नहीं आती थी कि कोई इंप्रूवमेंट करे, इनोवेशन करे, मेहनत करे, क्योंकि उसे मालूम था कि वो कितना भी कुछ भी कर लेगा, जो उस जमीन पर उसका कभी भी मालिकाना हक नहीं होगा। और ये एक मुख्य कारण था भारतीय किसानों के शोषण का, जिसको हम आगे देखेंगे। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे तमाम तरह के कृषक विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ और लैंडलॉर्ड के खिलाफ। वो चाहे पावना का विद्रोह हो, चाहे आप
नील का विद्रोह हो, तमाम तरह के विद्रोह उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें कि किसानों ने अंग्रेजों और जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ विद्रोह किया। उसका मुख्य कारण था जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था वो बहुत ही अन्यायपूर्ण था, शोषण का एक जरिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है भारतीय कृषि का, भारतीय कृषि की जो दूसरी मुख्य विशेषता है लो प्रोडक्टिविटी यानी निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता का मतलब होता है पर हेक्टेयर उत्पादन, यानी प्रोडक्टिविटी मींस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। जिस चीज का भी उत्पादन हम करते हैं उसको हम जब पर हेक्टेयर में मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर हम 1947 में देखें तो जो वीट का प्रोडक्शन था वो 660 केजी पर हेक्टेयर था और राइस का जो प्रोडक्शन था 665 केजी पर हेक्टेयर था। अगर अब के हम आंकड़ों से उसको मैच करें तो अब जो प्रोडक्शन है हमारे पास 3216 केजी, 3216 केजी पर हेक्टेयर। मैंने बोला 1947 में 660 केजी, आज हमारी पर हेक्टेयर उत्पादन है वीट का 3216 केजी। अगर हम राइस का देखें तो 1947 में जो उत्पादकता थी, प्रोडक्टिविटी थी 665 केजी और आज जो उत्पादकता है 2250 केजी। अगर हम ये देखें तो करीब करीब 4 टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। अब हम उत्पादन पर आते हैं तो देखते हैं कि भारतीय कृषि की जो विशेषताओं में 1947 में एक विशेषता यह थी लो प्रोडक्शन, उत्पादन का कम होना, निम्न उत्पादन। इसके पहले मैंने बोला निम्न उत्पादकता, अब मैं बोल रहा हूं निम्न उत्पादन, उत्पादन की कमी। उत्पादन कम क्यों है? क्योंकि उत्पादकता कम थी। उत्पादन मीन्स टोटल प्रोडक्शन। अगर हम राइस की और वीट की प्रोडक्शन देखें 1947 में और अब की कंपेयर करें तो 1947 में जो वीट का प्रोडक्शन था वो 64 लाख था और राइस की जो प्रोडक्शन थी 1947 में वो थी 220 लाख। यानी 1947 में राइस 220 लाख टन था उत्पादन और वीट की प्रोडक्शन थी 64 लाख टन। अब हम जो आंकड़ों की बात करें 2016 की अगर हम डेटा देखें तो 984 लाख टन राइस का उत्पादन है। जो 220 लाख टन जो उत्पादन था 1947 में राइस का, आज राइस की जो प्रोडक्शन है 1102 लाख टन। यानी हमने उत्पादन भी बढ़ाया, अब उत्पादकता भी बढ़ी। लेकिन तो 1947 में जो कृषि की उत्पादन और उत्पादकता थी वो निम्न थी, बहुत कम थी। लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था की कमी थी। इसका मतलब जो हमारी कृषि थी वो पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड करता था, यानी वर्षा पर डिपेंड करता था। इसीलिए भारतीय कृषि को हम जुआ बोलते थे। भारतीय कृषि एक जुआ है, यानी इंडियन फार्मिंग इज ए गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या है? जुआ है। जुआ क्यों है? क्योंकि जब रेनफॉल अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, रेनफॉल अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। यानी पूरी तरह से जो हमारी कृषि थी वो डिपेंड करती थी किस पर? रेनफॉल पर। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी 1947 में 209 लाख हेक्टेयर पर इरिगेशन थी। यानी 1947 में जो इरिगेटेड लैंड था, इरिगेटेड एग्रीकल्चरल सेक्टर था, एरिया था, यानी वो 209 लाख हेक्टेयर था। आज अगर हम देखें तो हमारे पास 633 लाख हेक्टेयर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इरिगेटेड है।
सिंचित भूमि जिसको बोलते हैं, 1947 में जो सिंचित भूमि था वो सिर्फ 209 लाख हेक्टेयर था, और 2009 में जो सिंचित भूमि है 633 लाख हेक्टेयर है। अगर हम देखें तो करीब करीब 209% इंक्रीज किया है इन 50-60 सालों में। तो ये जो ग्रोथ है, जैसे जैसे हमारा इरिगेटेड एरिया बढ़ जाएगा, हमारी जो डिपेंडेंसी है रेनफॉल पर वो कम हो जाएगी, यानी वर्षा पर जो निर्भरता है कृषि का वो कम होते जाएगा जैसे जैसे हम इरिगेटेड लैंड को बढ़ाते जाएंगे, सिंचित भूमि को बढ़ाते जाएंगे। तो 1947 की एक दूसरी विशेषता थी कि डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल या लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई का अभाव। अगली विशेषता जो थी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। जो जमीन था किसानों के पास वो स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में था। छोटे छोटे टुकड़ों में तो था ही, फ्रेगमेंटेड भी था। फ्रेगमेंटेड मीन्स बिखरा हुआ था, यानी किसानों का जो जमीन था, एक तो किसानों के पास लैंड होल्डिंग था बहुत छोटी थी। अब आपको मालूम है जब आप किसी भी छोटी जमीन पर काम करेंगे, स्मॉल लैंड होल्डिंग पर काम करेंगे, तो उतना इफिशियंसी से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। आगे हम पढ़ेंगे कि लैंड काउंसिल जो चकबंदी किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, आगे पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म में। तो हमने बोला कि 1947 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की एक विशेषता ये भी थी, स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड फ्रेगमेंटेड लैंड। जो किसानों के पास जमीन था वो छोटे छोटे टुकड़ों में था और फ्रेगमेंटेड था, बिखरा हुआ था, जिस पर कि प्रभावशाली ढंग से कृषि करना संभव नहीं था। इसीलिए उत्पादन और उत्पादकता पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, यानी उत्पादन और उत्पादकता दोनों कम थे। इसका एक मुख्य कारण यह भी था फ्रेगमेंटेड लैंड का होना। जो जमीनें थी वो अलग अलग जगह थी जहां पर इफेक्टिव फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं था। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर दबाव बनाया और इंडिगो, जूट, कॉटन, कॉफी, टी के उत्पादन के लिए उनसे जबरदस्ती काम कराया। यह बात अलग थी कि कैश क्रॉप या कमर्शियलाइजेशन होने से इसकी कीमतें बढ़ी, लोग उत्पादन भी करना शुरू किए, लेकिन इसका जो फायदा था वो मिडिल मैन लेके गए, न कि किसानों को इसका फायदा मिलता था। यानी जो कमर्शियलाइजेशन हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ इसका जो फायदा किसानों की बजाय मिडिल मैन को मिला, जो बीच में थे, जो बड़े बड़े किसान थे या बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने इसका फायदा ज्यादा उठाया। आम किसानों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई। दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का नुकसान यह हुआ कि जब किसानों ने कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, तो जो फूड ग्रेन था, जो इसेंशियल आइटम थी, राइस और व्हीट, इसका उत्पादन कम हो गया, और जिसके कारण अगर कभी फेमाइन होता, कभी सूखा पड़ता, तो बड़ी तादाद में भुखमरी होती और लोग मरते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1943 का बंगाल फेमाइन, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मरे। वजह एक ये भी थी कि उस वक्त तक कमर्शियलाइजेशन हो गया था फार्मिंग का, तो हमारे पास कोई स्टोर नहीं था फूड ग्रेन का, जिसकी वजह से कि सूखा पड़ने पर लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। इसका मतलब यह हुआ कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा तो हमारी जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई, प्राइसेस बढ़ गए और लोगों में इनसिक्योरिटी फूड के लिए बढ़ गई, जिसको हम बोलते हैं फूड इनसिक्योरिटी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उस वक्त एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत दूर की बात थी। यानी कृषि में किसी तरह का तकनीकी का प्रयोग बहुत दूर की बात थी। जो तकनीक यूज किया जाता था वो हजारों सालों पुरानी तकनीक थी। न तो उससे उत्पादन बढ़ता, न तो उत्पादकता बढ़ी, न तो लोग काम करने में मेहनत भी ज्यादा लगता। तो हमने ये पढ़ा कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी का पिछड़ापन, पुराने तकनीक का प्रयोग करते। और नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
जिन किसानों के पास जमीनें थीं, जमीनें तो थी लेकिन पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट मन करने के लिए कोई मोटिव भी नहीं था जिससे कि ज्यादा फायदा कमा सके, तो इन्वेस्ट कम था, इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, इसलिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी। तो कुल मिला के अगर पूछता है भारतीय कृषि की स्थिति क्या थी, तो आप लिख सकते हैं